बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 मार्च और पाकिस्तान में बुध की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले एक बार फिर आपको बलूचिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया था और उसमें जो शहादतें हुई हैं और पूरे का पूरा ऑपरेशन है उसकी अपडेट देते हैं, क्योंकि अब से कोई 2 घंटे पहले या 1.5 घंटा पहले आखिरकार DGISPR साहब जो हैं वो बोले हैं। जी हाँ, तकरीबन 32 घंटे के बाद इस सारे जो ऑपरेशन था या ये जो सारा वाक़या हुआ उसके 32 घंटे के बाद किसी मुनज़्ज़म तरीके से एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई। और जब इन्फॉर्मेशन दी गई वो भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई, एक टीवी टॉक शो के अंदर आकर उन्होंने एक बीपर दिया, जो कि बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है। अमूमी तौर पर ऐसा तरीका थोड़ा सा भी कोई ज़रूरी काम हो तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बहरहाल इस पर बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रा डिस्कस कर लें कि अभी तक की जो सिचुएशन है वो क्या है। अभी अपडेट आपको ताज़ा तरीन दे दें। DGISPR के मुताबिक अभी तक 33 दहशतगर्द जो हैं वो मार दिए गए हैं। उनको पहले उन्होंने कहा कि जो स्नाइपर्स के साथ पहले जो उनके अपने आप को जिन्होंने बम बांधे हुए थे उड़ाने के लिए, पहले उन्हें मारा गया, उन्हें जहन्नम वासिल किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोगियों के अंदर फिर जो कमांडोज थे उन्होंने ऑपरेशन किया और एक एक बोगी को क्लियर किया, और एक एक जो कोच थी बोगी थी उसके अंदर जो दहशतगर्द यरगमालियों को कंट्रोल किए हुए थे उनको वहाँ पर उनको कत्ल किया गया, उनको वहाँ से रिमूव किया गया। अब इसमें उन्होंने कहा कि टोटल जो है वो 33 दहशतगर्द जो है वो उनको हलाक कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि 21 मुसाफिर टोटल इसमें शहीद हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सारे मुसाफिर फ़ौजी ऑपरेशन से पहले शहीद हुए थे और जब ऑपरेशन हुआ तो उसके दौरान कोई भी मुसाफिर शहीद नहीं हुआ। बहुत एहतियात के साथ और महारत के साथ उन्होंने कहा कि हमने ये ऑपरेशन किया और इसमें किसी को शहीद नहीं होने दिया जो मुसाफिर था। ये तो चलें बहुत अच्छी खबर है कौम के लिए, एक चलें इत्मीनान का बायस है आखिरकार कि लोग जो हैं, नुकसान तो बहुत बड़ा है, आपको पता है कि जानी नुकसान भी बहुत बड़ा है। और पाकिस्तान का जो आप ये कहें कि एक नज़रियाती कह लें, पाकिस्तान का इमेज कह लें, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान कितनी महफूज रियासत है, या बलूचिस्तान 65% पाकिस्तानियों के लिए तो नो गो एरिया बनाया ही हुआ था। अब पूरी दुनिया बलूचिस्तान को कैसे देखेगी आज के बाद। जो वो हासिल करना चाहती थी दहशतगर्द तंजीम, उसमें कुछ ना कुछ तो हासिल करने में कामयाब हुए, और वो था कि पिछले 48 घंटे तो नहीं अभी हुए, लेकिन चलें 34-35 घंटे से पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर ये खबर आ रही है। अब ये तो हो गया जो बैकग्राउंड उन्होंने पूरे का पूरा बता दिया कि ऑपरेशन हुआ। अभी इससे ज़्यादा उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इससे ज़्यादा हाँ, ये उन्होंने ज़रूर बताया जो हमने कल बताया था कि ये बड़ा दुश्वार गुजार इलाका था और टनल्स हैं, और वहाँ पर जाकर उन्होंने पहले बम से पटड़ी को उड़ाया, फिर वहाँ पर ट्रेन को रोका, वहाँ पर सेलफोन सिग्नल भी नहीं थे। उन्होंने ये बताया कि जो बैरून मुल्क उनके मास्टरमाइंड थे उनके साथ वो सेटेलाइट फ़ोन के थ्रू राब्ते में थे जो वहाँ दहशतगर्द थे। और फिर उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके ऊपर, फ़ौज ने ज़ाहिर है इसके ऊपर एक ऑपरेशन किया, और ये सारा जो आपको मैंने तफसील बताई कि जिसमें 33 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और कोई 21 के करीब मासूम शहरी जो हैं वो भी शहीद हुए हैं जो मुसाफिर थे। अच्छा, अब ये तो हो गई, ये तो बुनियादी फैक्ट हो गया जो उन्होंने एक्सप्लेन किया और उनकी मेहरबानी के आखिरकार किया। इसके अलावा भी उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू के अंदर कुछ सियासी बातें भी की, या सियासत की तरफ भी बातें की, या दहशतगर्दी से हट के ओवरऑल जो बयानिए की बात है, मीडिया की बात है, सोशल मीडिया की बात है, उस पर उन्होंने बात की। सर इंटरेस्टिंगली, लेकिन इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि कुछ मखसूस हमारे जो सियासी नासिर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। और अफसोस होता है कि कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ नासिर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। इस पर जितना भी मैं कहूँ अफसोस किया जाए तो कम। पहली तो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की वो ये की कि ये एक काबिल गौर बात है कि जैसे ही कोई वाक़या होता है, मैं उनका आपको एग्जैक्ट बयान पढ़ के सुना रहा हूँ, चंद मिनटों में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। पुरानी फुटेज, तस्वीर, यहाँ तक कि मसनूई जहानत से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियोज़ भी नशर की जाती हैं। इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ दुनिया के सामने आ रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मिसाल सामने है, दुनिया एक बार फिर इस नेक्सस को देख रही है। हैरत की बात है कि कुछ पाकिस्तानी सियासी अनासर भी सोशल मीडिया पर सरगर्म हो जाते हैं और रियासत की बजाय दहशतगर्दों को जवाब देते हैं। ये अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इन्होंने इसमें दो बातों का अदा किया। ये दोनों चीज़ें ही उन्होंने, पहली बात तो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ की तरफ इशारा किया, और नाम नहीं लेते हम हिंदुस्तान का, खुल के ये समझ नहीं हमें कि क्यों, क्या डर हमें बैठ गया है कि अब हम नाम नहीं लेते। DG साहब ने भी उस तरह से खुल के नाम नहीं लिया, अभी तक हुकूमत के भी किसी शख्सियत ने उस तरह से खुल के नाम नहीं लिया। हालांकि माजी में हम BLA को और BLA की जो दहशतगर्द सरगर्मियाँ हैं उनको हमेशा हम हिंदुस्तान के साथ लिंक करते रहे और कहते रहे कि इनको असलहा, सपोर्ट, इनका इलाज मुआवजा, इनकी ट्रेनिंग सब कुछ वहीं से मिलता है। अब हम उनका उस तरह से नाम नहीं लेते। हल्का सा उन्होंने जिक्र किया कि ये नहीं कहा कि इसके पीछे हिंदुस्तान है, मास्टरमाइंड हिंदुस्तान में था, ये वहाँ से कंट्रोल किए जाते थे, ये सब कुछ वहाँ से करवाया गया, ये नहीं कहा गया।
लेकिन इतना कहा कि जैसे ही कोई वाक़या होता है तो साथ ही ये वाक़या हुआ तो हिंदुस्तानी मीडिया का जिक्र किया, उन्होंने फौरी तौर पर इस पे नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू की। मीडिया तो आपको पता है पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कह दिया, नेगेटिव रिपोर्टिंग की, सोशल मीडिया का भी कह दिया। तो हिंदुस्तान की रियासत, हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की रॉ, उनके बारे में हमारे डीजी साहब ने कौम को बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बताई कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, बिल्कुल उस पर वो साइलेंट रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने इस मौके को भी इस्तेमाल किया ये बताने में कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मखसूस सियासी ग्रोह हैं जो अपने मकासद के लिए ऐसी दहशतगर्दी को भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये बड़ी गौरकन बात है, ज़ाहिर है इशारा आपको पता ही है जिस तरह के सियासी मकासद की तरफ वो कर रहे हैं। बहरहाल उस पर मैं तफसील पर नहीं जाता क्योंकि आज दिन नहीं है वो, इसलिए ज़रा कोशिश करते हैं कि उस तफसील में जाने से थोड़ा अवॉइड करें। लेकिन आज के दिन तो ज़ाहिर है अगर डीजी साहब पहले तो 32 घंटे गायब रहे, उन्हें आना चाहिए था, फ़ौरन आना चाहिए था। जैसे ये हुआ था हमला, पहले 2 या 3 घंटे के बाद उन्हें आना चाहिए था, या चले 4 घंटे ले लेते। उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी पूरी, ये क्या हुआ है, ट्रेन के अंदर टोटल कितने लोग हैं, जो हमें अब पता चल रहे हैं कि 440 लोग हैं। ये हमें 26-28 घंटे के बाद कौम को पता लगा कि हमारे 440 लोग उस पर सवार थे। ये उन्हें 4 घंटे के अंदर पता होना चाहिए था। फिर वो बताते कि ये सब कुछ वहाँ हो रहा है, ये इलाका है, दुश्वार गुजार है, लेकिन ऑपरेशन शुरू हो गया है और आपको अपडेट देंगे। फिर इस ऑपरेशन की वो 6-8 घंटे बाद दोबारा, बल्कि इससे पहले लेकिन चले 6-8 घंटे बाद दोबारा अपडेट देते, फिर तीसरी अपडेट देते और फिर हतमी अपडेट देते जब ये ऑपरेशन जो है ये पूरा हो जाता, ताकि कौम को पता होता कि उनके वहाँ पर जो मासूम लोग हैं पाकिस्तान के, उनकी हिफाजत के लिए हमारा जो सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम है वो हरकत में है। कौम को एक हौसला होता है। एक जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि नेगेटिव मीडिया शुरू किया गया, तो पॉजिटिव मीडिया कहाँ था? यही तो हम कल से सवाल कर रहे हैं कि वहाँ से भी हमें बीबीसी रिपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से हमें जियो टीवी रिपोर्ट करता नज़र नहीं आ रहा है, ARY नहीं नज़र आ रहा, हम टीवी नज़र नहीं आ रहा है, दुनिया टीवी वहाँ से नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पर इन सब के ऊपर जो मुतासरीन जो वहाँ से छोड़े गए या छुड़वाए गए, उनके इंटरव्यूज़ इन पर क्यों नहीं आ रहे, वो बीबीसी पे क्यों आ रहे हैं? अगर बीबीसी के सहाफ़ी जो है वो वहाँ से इंटरव्यू करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो हमारा मीडिया कहाँ है? आपने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू होगी, जो कि बिल्कुल हुई होगी, और वो करते हैं। हम तो कहते हैं इससे भी अगली बातें हमने आपको याद करवाई हुई हैं बार बार कि गार्डियन ने स्टोरी की कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज़्यादा लोगों को घुस के मारा, सबूत दिए, तमाम प्रूफ दिए, आप भी खामोश रहे, पूरी रियासत खामोश रही। उसके बाद हिंदुस्तानी वजीर ने कहा हाँ मारे हैं, दोबारा भी मारेंगे, और उसके बाद फिर लोगों को शहीद किया गया। एक साबिक ISI के ब्रिगेडियर को भी शहीद किया गया, और अभी 2 शहादतें पिछले दिनों में हुई हैं, उससे पहले आमिर सरफराज को। तो कहने की बात यह है कि हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का इसमें बड़ा लेना देना है, लेकिन अब आप इससे लगता है कि मुंह फेर चुके हैं इस बात से, या ये बात पता नहीं क्यों नहीं की जा रही, ये हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल ये उन्होंने वाजे आज फिर सियासी मकासद के ऊपर उन्होंने वाजे जो है वो चुटकी काटी है, वाजे उन्होंने बात की है कि जी सियासी मकासद हैं। अब इसमें सियासी मकासद समझ नहीं है। क्या आपने अभी तक को पाकिस्तानी देखा जो कहता है कि BLA ने ये जो किया वो ठीक किया? कौन पाकिस्तानी है जो ये कह सकता है? क्योंकि दहशतगर्दी की तो कभी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। BLA एक दहशतगर्द तंजीम है, सभी उसकी मजम्मत करते हैं और सभी ने कहा है कि ये जुल्म हुआ है। लेकिन क्या ये पूछना कि इसमें फेलियर हुआ है हमारा, ये मखसूस सियासी एजेंडा होगा? ये पूछना कि हमारे जो ज़ाहिर है अगर उनके 100-200 दहशतगर्द इकट्ठे हुए, गाड़ियाँ, उन्होंने ये सब कुछ किया, तो ये क्या और कैमरे भी लगाए उन्होंने, अब तो उन्होंने फुटेज भी जारी की है उस ट्रेन की, उसको रोकने की, बम से उड़ाने की, सारी फुटेज भी सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। तो क्या ये सब कुछ जब हो रहा था तो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो उस वक्त कहाँ थे? ये सवाल पूछना क्या मखसूस सियासी गिरोह है? ये सवाल पूछना क्या दहशतगर्दों की सपोर्ट करना है? मतलब इसका मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी ना हो, मुल्क के अंदर कोई भी सानेहा हो जाए, आप सवाल ना पूछें कि ये जिम्मेदारी किसकी थी, खामोश होकर उसको बर्दाश्त कर जाएं तो फिर ठीक है, और जो गलत कर रहा है तो वो भी ठीक है, जो सही कर रहा है वो भी ठीक है, बस आंखें बंद रखें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे जब उनसे पूछा गया दोबारा कि ये दहशतगर्दी को हम शिकस्त क्यों नहीं दे पाते, या ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, तो उस पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तमाम अवामल जो हैं वो ज़रूरी हैं, उन पर बात करनी ज़रूरी है। सियासत और माशरत का जो कॉम्बिनेशन होना है, और जिस तरीके से सियासी लोगों ने, माशरती लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ उठ के खड़े होना है, वो रोल प्ले नहीं किया जा रहा, ये उन्होंने कहा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये डीजी की बात बिल्कुल ठीक है, DG ISPR की ये बात गलत नहीं है कि दहशतगर्दी सिर्फ बंदूकों के साथ शिकस्त नहीं दी जा सकती। यही बात इमरान खान बार बार समझा रहे हैं, बल्कि स्क्रीन पर आपको उनका हालिया का मतलब है चंद हफ्ते पहले का बयान दिखा रहे हैं, और उन्होंने ये बताया है कि दहशतगर्दी बंदूक से हल नहीं होगी, इसका हल सियासत और माशरत में से ही निकलेगा, और उसका तरीका भी वो बार बार बताते हैं। और आज तो DG भी इमरान खान की बात मान गए कि पहली बात ही उन्होंने ये की कि ये दहशतगर्दी जो है ये सिर्फ फ़ौज का मसला नहीं है, ये सिर्फ लड़ने से हल नहीं होना, इसमें सियासी और माशरती रोल जो है वो मिसिंग है। वो किधर है? अब जनाब वो जो फॉर्म 47 पर आप जता के लाए हैं, जिनको उनके घर वालों ने वोट नहीं दिया, वो क्या सियासी और माशरती रोल प्ले करेंगे? मसलन लोगों को ये समझ नहीं आएगी, उनको कई दोस्तों को लगेगा मुखालफत बराए मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन चलें आपको बलूचिस्तान ले चलते हैं। अब बलूचिस्तान में अगर एक पर्सन A जो अवाम में बहुत मकबूल है, उसने इलेक्शन लड़ा है,
और पर्सन बी जो हमारी मिलिट्री जनरल्स को बहुत मकबूल है शख्स, उसने इलेक्शन लड़ा। अब हमने टाउट को जितवा दिया फॉर्म 47 पर। अब टाउट को वहाँ पड़े बहुत थोड़े वोट, और जो असल मकबूल आदमी था उसको हमने फॉर्म 47 से हरवा दिया। अब उस इलाके के अंदर को मसला पड़ गया है। अब आपको उस मसले में अफाम व तफहीम करवानी है, कोई थोड़ी कुर्बानी किसी तरफ से दिलवानी है, किसी को थोड़ा सा चुप करवाना है, किसी को हौसला दिलवाना है, तो कौन सा बंदा इफेक्टिव होगा? जो फॉर्म 47 पर आप लेके आए, जिसके पास चंद वोट होंगे। जीतने से पहले अगर उसके साथ चंद होंगे भी, जब आप उसे फॉर्म 47 पर जितवा लेंगे जाली तरीके से, तो वो जो चंद होंगे वो भी उससे नफरत करेंगे कि यार ये तो टाउट है, देखो जीत के आया है। तो आम आवाम तो उसके साथ नहीं होगी, आम आवाम तो उससे बात नहीं करेगी। तो फिर ये माशरत और सियासत आप बताइए कैसे रोल प्ले करे? इसीलिए हम कहते हैं हजूर, जब आप बैरकों से निकल के आप हर चीज़ में घुस जाते हैं ना, आप मैंडेट चोरी में भी घुस जाते हैं, इलेक्शन चोरी में भी घुस जाते हैं, इलेक्शन मनूवरिंग में भी घुस जाते हैं, तभी ये सारे मसाइल खड़े होते हैं। अब आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए प्राइम जो काम है वो सियासत और माशरा। अब सियासत पर तो आपका कब्जा है इस टाइम। 17 सीटों वाले आपने फेडरल गवर्नमेंट में बैठाए हुए हैं, सरफराज बुगटी को आपने बलूचिस्तान में बैठाया हुआ है, मोहसिन नकवी को आपने वजीर दाखिला बनाया हुआ है। उसके बाद आप कहते हैं कि ये सियासत और माशरत गायब है। तो हजूर आप ही ने की हुई है, आप ही ने इसे ठीक करना है, किसी और ने तो नहीं करना। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कहा कि फंडिंग और जो नेक्सस है मीडिया का, फंडिंग का, अच्छा वो भी सारा जाहिर है आप ही के पास है, बैंकिंग के सिस्टम आपके पास है, कानून सारा आपके पास है, लॉ इन्फोर्समेंट आपके पास है। अब ये भी आप ही ने करना है जाहिर है। अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ऐसी फंडिंग मिलती है, और वो फंडिंग शायद ऐसी इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन क्योंकि वो सियासी तौर पर आपको फ़ायदा देते हैं, उनको साथ रखना, आप उन्हें फ़ायदा देते हैं। लेकिन एक मुहिब्बे वतन सियासी जमात तहरीक इंसाफ, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से 10-10, 20-20 डॉलर इकट्ठे करके फंड जमा करती हैं, आप उनको फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर जो है वो धो के डाल देते हैं। मतलब कि आप उनको तख्ता मश्क बनाते हैं, और जिन्होंने असल में ऐसी फंडिंग जिनके पास होती है जो काबिल एतराज़ हो, उसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनसे आपकी बातचीत हो जाती है। फिर कानून सजाएं नहीं दे रहा। आपने अगली बात की, आपने कहा कि ये दहशतगर्दी के जो मुलज़िम पकड़े जाते हैं इनको कानून सजाएं नहीं दे रहा। कैसे देगा कानून सजाएं? जस्टिस याया अफरीदी देंगे, जनाब इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर देंगे। जब आप इस्लामाबाद के जो तगड़े 6 जजेस हैं उनके घरों में कैमरे लगेंगे, उन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा, वो खत लिखेंगे तो उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की धमकियां दी जाएंगी, उनके ऊपर जाली झूठे तरीके से दूसरे जजेस को ला के बिठा के उनको गसब किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तबाह कर दी जाएगी, अदलिया तबाह कर दी जाएगी, पूरे तरीके से अदलिया को कंट्रोल किया जाएगा। तो बताइए फिर सजाएं ये जज देंगे? तो इसमें भी आप ही आ गए सर। आगे आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ? सर नेशनल भी आपका है, एक्शन भी आपका है, प्लान भी आपका है, आप ही एक्शन है, आप इन एक्शन है, बल्कि फुल एक्शन है सर। तो दूसरे लोग किधर जाएं? आप तो जब दिल करता है मुल्क के सबसे बड़े लीडर को बागी और गद्दार ठहरा देते हैं। आप अब पूछते, आप उस बेचारे कामरान शाहिद से पूछ रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? वो आपको क्या बताए? वो तो अपनी मर्जी से प्रोग्राम नहीं कर सकता बेचारा। आप उनके शो में आ गए, वो आपको सर 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 सर, वो डीजी साहब भी कह सकता था, जनरल साहब भी कह सकता था, वो सर सर सर। कभी देखें किसी और बड़े से बड़े साबिक वजीर आजम को भी सर कह के बुलाते हैं कामरान शाहिद साहब। वो बेचारा तो सर सर, आप कितने इन एक्शन है यहाँ से आप देख लें कि वो बेचारा सर के अलावा बात नहीं कर रहा हो। ऐसे लग रहा है जैसे वो भी कोई नायब सूबेदार भर्ती हुआ है आज, हालांकि वो नेशनल टीवी आपकी इज्जत कम कर रहा है। वो अब इसमें गुस्सा ना कर लीजिएगा, ये काम करके वो आपकी इज्जत कम कर रहा है और अपनी भी कर रहा है। जाहिर है हमारा दोस्त है, मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन वो जाहिर है जो एक अमूमी प्रेशर है जो चल रहा है उसी में वो बात कर रहा है। फिर जैसे हमने कहा पहले कि मीडिया हमारा बिल्कुल ही मिसिंग है, हमारा नैरेटिव ही नहीं है। आप कहते हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया नेगेटिव रोल प्ले करता है। कब आपके मीडिया ने, आप उर्दू में जो ये जो टिकर जारी कर देते हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तानी मीडिया के बारे में या हिंदुस्तानी फौज के, उसका क्या फ़ायदा होना है? तो पाकिस्तानी कौम तो सारी आपके साथ है, उनको आपने और क्या जीतना है मीन हिंदुस्तान के इशू के ऊपर? हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर में अभी तक 60,000 से ज़्यादा लोग गायब कर चुके हैं। वहाँ पर भी एथनिक जो है वो एक बड़ी ज़्यादती हो रही है और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। आपने कब कोशिश की रियासत के तौर पर उस पर बात करने की? या चले रियासत के तौर पर नहीं करनी तो आपके मीडिया को कब एक्सेस मिली, आपके मीडिया को कब इजाज़त मिली कि उसके ऊपर बात करें? हिंदुस्तान के ऊपर तो आजकल बात ही नहीं करनी। ये BLA का सारा वाक़या हो गया, किसी ने इशारा भी किया हिंदुस्तान की तरफ। तो इसलिए हमारी समझ से भी बाहर है ये जो सारी बात आपने की है कि ये तमाम का तमाम आपने कहा है कि ये सियासी गठजोड़, आपने कहा है भारतीय मीडिया, जाली फुटेज, ये सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त हैं, गलत नहीं है आप जो बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल हमारा ये है कि ये फिर करना किसने है? नेशनल एक्शन प्लान सारा कुछ आप ही के हाथ में है, तो आप ही ने करना। अब आते हैं ज़रा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 32 घंटे आप खामोश रहे। 32 घंटे के बाद आप आए और आकर आपने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम पर बीपर दिया। कामरान साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, कोई बुरा काम आपने नहीं किया, लेकिन आप वीडियो पर भी नहीं आए। आपने एक बड़ी अपनी अच्छी सी तस्वीर आपकी लगी और आपने एक बीपर दिया, बड़ा ही कैजुअल सा इनफॉर्मल सा तरीका आपने अपनाया। हालांकि आपको रात के 2 बजे भी भले, अभी तो बहुत वक्त था, 8 बजे कामरान साहब का प्रोग्राम होता है, रात के 2 भी बजे होते तो आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मरबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही होनी चाहिए थी 2-3, लेकिन चलें, जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं डेस्परेटली कि ऑपरेशन कब ख़त्म होता है।
आपको एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी पूरे डाटा के साथ। आपको कोशिश करनी चाहिए थी जितना मैक्सिमम डाटा आप प्रोवाइड कर सकते लोगों को, जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकते, कौम की ढारस बंधाते, बताते कि ऑपरेशन ऐसे हुआ है, ये हमने कामयाबी हासिल की है। आपने एक टेलीविजन पर आकर बीपर दिया और बस ख़त्म बात। और उसमें भी सियासी बातें हुई ज़्यादा। ये आपने पहले तो बताया यकीनन के 33 दहशतगर्द और 21 शहरी शहीद हुए हैं और 33 दहशतगर्द मारे गए हैं और ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। और ये आपने बताया जिस पर आपकी मेहरबानी की आपने ये, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन तो आपने यही की। और पहला आपका जो काम था, जो 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 आपने फ़िक्रा कहा, वो तो वैसे अखीर ही था, उस पर तो वैसे लंबा तजिया करना चाहिए। वो आपने ये कहा कि पहले पता कर लेंगे फ़ौज का इसमें कोई काम है इंटरनल सिक्योरिटी में। मतलब आपने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम पे कहा कि ये साडा काम ही नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी से। आपने कहा इंटरनल सिक्योरिटी तो लॉ इन्फोर्समेंट के दूसरे इदारों का काम है, फौज का तो काम ही नहीं है। तो फिर सर आपने ये बीपर क्यों दिया? फिर आपने ये ऑपरेशन ख़त्म करने का क्यों कहा? फिर आपने ये ऑपरेशन किया क्यों? फिर उन्हीं को कहते करते वो जो मोहसिन नकवी साहब आप ही के वैसे तो दिए हुए हैं, आप ही के लगाए हुए हैं, जो कहते हैं कि SHO की मार है, तो उनको भेजना था आपने एक SHO दे के और वो ये सारा काम करते। तो पहली बात तो DG साहब ने आके कहा है साडा काम ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरे सवालात हैं कुछ, अब सवाल पूछेंगे, फिर आप कहेंगे नेगेटिव मीडिया, फिर कहेंगे सियासी मकासद हैं, फिर कहेंगे आप हिंदुस्तान का नैरेटिव दे रहे हैं। अब एक तो सवाल पूछना भी यहाँ, वैसे मरियम नवाज ने भी कहा था एक दफ़ा कि बलूचिस्तान के मामले पर अगर आप ट्वीट करें तो आपको गद्दार कह दिया जाता है। तो बात करना जो है वो मुश्किल, आजकल तो वैसे कुछ और कहती हैं वो, तब कुछ और कहती नहीं। लेकिन इसमें बात यह है कि अब आप बताइए कि BBC कह रहा है कि वहाँ पर 100 ताबूत भेजे गए हैं कोयटा से। जी हाँ, 100 ताबूत BBC कह रहा है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर 33 दहशतगर्द और 21 शहरी शहीद हुए। ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अब ये रिपोर्टिंग जो है तभी ज़्यादा मुस्तनद होती अगर ये हमारा कोई लोकल मीडिया भी वहाँ कर रहा होता। अब आप इसी खबर को ले लीजिए, अब इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है या BBC का। और अगर BBC का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो आपने कल कहना है कि ये देखें पाकिस्तान मुखालिफ खबरें ये जानबूझ के शहादतों की या हलाकतों की तादाद जो है वो ज़्यादा बता रहे हैं या कम बता रहे हैं। तो अगर आपने अपना जो हमारा मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, उसको इजाज़त दी होती, उसके ऊपर इतनी घुटन ना होती, तो वो भी आज वहाँ पर पूरे का पूरा इसको कवर करते, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती। कम से कम आपको ये ना कहना पड़ता कि ये फ़लाँ जो है वो गलत कर रहा है और सही कर रहा है। अच्छा, आखिरी बात ये बताई गई कि अब रूल्स ऑफ गेम जो है वो बदलने का काम है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बता दूँ कि सरफराज बुगटी साहब ने ये कहा, उनको भी थोड़ा सा आप ही के लाए हुए हैं, अगेन माशरत, सियासत, कानून, इंसाफ, अदालतें, नेशनल एक्शन प्लान, सब कुछ आप ही के पास है। तो वो सरफराज बुगटी साहब ने ये कहा है कि आप हमारे 500 बंदे मार दें और कत्ल कर दें और हम आपसे माफ़ी मांगने आ जाएं। अब वो वहाँ 500 का नंबर दे रहे हैं, कहाँ का 500 का नंबर दे रहे हैं? ज़ाहिर है 500 तो नहीं, अगर ओवरऑल बलूचिस्तान में तो हज़ारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और 500 का वो नंबर कहाँ से दे रहे हैं? क्या इस ऑपरेशन में से 500 का नंबर दे रहे हैं? आज ही उन्होंने एक धुआंधार स्पीच की, वहाँ पर उन्होंने कहा अब वो 500, BBC 100, आपने कहा कि 21 लोग हमारे शहीद हुए। तो ये हम नहीं कह रहे, लेकिन एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको मेरा तो आखिर पर फिर यही है कि अगर रूल्स ऑफ गेम बदले हैं तो क्या अब आप सियासत से पीछे जाएंगे? क्या इसका हाल आदिल बाज़ई ने बताया? उससे पहले आदिल बाज़ई के लीडर ने, मेरे लीडर ने, इमरान खान ने बहुत पहले बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, आवाम के हकीकी नुमाइंदे आने दें, जमहूरी निज़ाम आएगा जिस पर आवाम का एतमाद होगा तो वो लोगों से बातचीत करके इस मसले का कोई हल निकालेंगे। तो क्या आपने कहा रूल्स ऑफ गेम बदलने हैं, तो क्या तुन के रखने की पॉलिसी सर रहनी है या यहाँ पर कोई तब्दीली आनी है और हमने इंगेजमेंट करके मामला को आगे बढ़ाना है? फिलहाल यहाँ से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।